Good morning, students, and welcome again to a new video of chapter number 4, Economics, class 10th. In the previous video, we had discussed about globalization. Again, in this video, we focus on the foreign trade, the trade between different or various nations, and integration of market. Market is also interconnected with each other. Interconnected. जितनी भी मार्केट है वर्ल्ड में वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है? ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, बहुत सारा व्यापार होता है। हमारे देश की चीजें दूसरे देशों में बिक रही हैं और दूसरे देशों की चीजें हमारे देश में बिक रही हैं। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो नेचुरली हमारी जो इकोनॉमी है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रो करेगी। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, अगर मार्केट आपस में इंटीग्रेट हो जाएगी, इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे सारे बाजार, सारे सिस्टम, तो उसका फायदा क्या होगा? फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान है और जो सर्विसेज है वो आसानी से उनकी मूवमेंट हो सकेगी। जहां पे जिस चीज की नीड होगी, जरूरत होगी, वो चीज बहुत जल्दी वहां पर पहुंचाई जा सकेगी बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में। मूवमेंट ऑफ पीपल, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीपल की मूवमेंट, आइडियाज, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट भी क्या हो गई है? फैसिलिटेट और इजी हो गई है, आसान हो गई है व्हेन कंपेयर टू द पास्ट टाइम। प्रोड्यूसर को जो चीज पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री में बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको भी अपॉर्चुनिटी, चांस मिल जाता है कि जो लोकल मार्केट है वहां तक वो चीज पहुंच जाए। प्रोड्यूसर को भी चांस मिलेगा ग्लोबलाइजेशन के कारण कि उसका प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट तक भी पहुंचता है। जो बिल्कुल लोकल एरिया में हमारी दुकान है उस तक भी उसकी बनी हुई चीज पहुंच जाती है। एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से ये सब कुछ अवेलेबल है। बायर्स गेट मोर चॉइस, उसका बेनिफिट हम लोगों को भी होता है, कंज्यूमर्स को। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। मार्केट में हम जाते हैं कोई भी एक चीज परचेज करने, वी गेट सो मेनी वेराइटीज, बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें वैरायटी में। चाहे हम क्लॉथ्स खरीदने जाएं, चाहे हम और कोई शूज, एनी व्हीकल, वी गेट सो मच चॉइस ऑल्सो। इंक्रीज कंपटीशन, सो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से कंपटीशन कंपनीज के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसका बेनिफिट किसको मिला? कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। क्योंकि जो क्वालिटी है गुड्स की वो क्या हो गई? बेटर। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा, ज्यादा कंपनीज एक ही सामान को बनाएंगी तो नेचुरली उनको अपनी क्वालिटी बेटर करनी पड़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं जब हमारी मार्केट्स आपस में इंटीग्रेट हो गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई, आपस में कनेक्शन बन गया है ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और बाय ऑल दीज सिस्टम्स। क्योंकि अगर एक देश का माल दूसरे देश में नहीं बिकता तो ही विल ट्राई फॉर द थर्ड कंट्री, तीसरे देश में वो फिर ट्राई करते हैं। ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, तो कंपटीशन ज्यादा होगा तो सामान के जो रेट्स होंगे, प्राइसेस होंगे, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ग्लोबलाइजेशन के, मार्केट्स के इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्टेड होने से और फॉरेन ट्रेड बढ़ने से। ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का, कंपटीशन बढ़ने से अच्छी क्वालिटी मिलती है कस्टमर्स को, और प्राइसेस भी नॉर्मल रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, एक लेवल रहता है प्राइसेस में। वो भी फॉरेन ट्रेड का ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लोकल मार्केट्स तक भी गुड्स पहुंच जाते हैं और पीपल, आइडियाज, टेक्नोलॉजी बहुत पहुंच जाती है सभी तक, तो गुड सर्विसेज भी सारे देशों में बढ़ जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन एनेबल हो गया है, योग्य हो गया, क्या वजह रही कि ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ। नंबर 1, टेक्नोलॉजी, तकनीक, तरीका। अगर हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में
मोबाइल सिस्टम, फैक्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ का सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम, मशीन्स का सिस्टम अगर बेटर नहीं होता तो क्या ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता पॉजिटिव वे में? नो। सो ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट लोकल प्रोड्यूसर, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बचाने के लिए, कंपटीशन ना मिले उनको विदेशी कंपनियों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री पुट सर्टेन बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रुकावटें लगा देती है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द फॉरेन गुड्स, ताकि विदेशी जो सामान है उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाए, कम हो जाए, और हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी सामान बिकता रहे। तो इस प्रकार हमारी स्टार्टिंग में विदेश निवेश पॉलिसी नीति रहती थी, ताकि विदेशी सामान हमारे देश में ना आए और हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स है वो भी ग्रो करते जाएं डे बाय डे। अभी उसके बाद क्या क्या कैसे करते थे हम, ये सारा कैसे उनके ऊपर बाउंडेशन लगा देते हैं? ट्रेड बैरियर, हम टैक्सेशन बढ़ा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देंगे, टैक्स जो भी हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, सामान मंगवा रहे हैं, आ रहा है, उसके ऊपर हम टैक्सेशन बढ़ा देंगे, नेचुरली वो कम हो जाएगा, है ना। फॉरेन ट्रेड बिफोर 1991, से पहले हमारे देश में विदेशी व्यापार का क्या हाल है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1947 के बाद, गवर्नमेंट पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार पर हमारी गवर्नमेंट ने बैरियर लगाए थे, रेस्ट्रिक्शन लगाई, बहुत सारी रुकावटें लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स भी सरवाइव कर सकें, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ कंट्री, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को, कंट्री के फार्मर्स को, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी गुड्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1947 से 1991 तक हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैरियर लगाए हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। हम केवल फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही अलाउ करते थे अपने कंट्री में आने के लिए, केवल टू प्रोटेक्ट आवर लोकल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अगर हम उन सभी को भी अलाउ करते अपने देश में सारी कंपनियों को आने के लिए, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर उनसे कम्पीट नहीं कर पाते और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स बेनिफिट नहीं ले पाते अपनी प्रोडक्शन का मैक्सिमम। इसके बाद हमने क्या किया? 1991 में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 में इन्होंने क्या एक सिस्टम चलाया? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, की लिबरलाइजेशन कर देंगे। लिबरलाइजेशन मींस लिबर्टी दे देंगे, ज्यादा लाइसेंस वगैरह पॉलिसीज को हम इजी वे में लोगों तक प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। प्राइवेटाइजेशन क्या कर देंगे? हम ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को चांसेस देंगे कि वो भी क्या कर लें? ग्रोथ कर लें। निजीकरण को भी बढ़ावा देंगे, उदारीकरण को भी बढ़ावा देंगे, उदार कर देंगे सिस्टम, इन फ्लेक्सिबल कर देंगे सिस्टम। और ग्लोबलाइजेशन तो अर्लियर टाइम से ही चल रहा था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे सिटीजन्स को नहीं मिल रहा था। तो 1991 में ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG का जो सिस्टम है वो इस टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया, और उसका हमारे कंट्री में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद लिबरलाइजेशन, रिमूविंग बैरियर्स। लिबरलाइजेशन में क्या होगा? फ्लेक्सिबल कर देना आपको अपनी पॉलिसीज को, बैरियर हटा देने हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उनको हटा दोगे। गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये कब किया गया? 1991 में। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो उसके बाद बहुत ज्यादा
ओपन हो गई, ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशन हमारे कंट्री में आने लगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ती चली गई। अब उसके बाद वन पॉइंट इज देयर इन दिस चैप्टर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, इसका काम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। देशों के बीच में जो भी व्यापार होता है उसके लिए ग्लोबल रूल्स बनाती है ये इंस्टीट्यूशन, रूल रेगुलेशन बनाती है पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन फंक्शन है टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, आसानी से ट्रेड होता रहे, फ्रीली होता रहे, जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके उतना आसानी से पूरे वर्ल्ड में व्यापार चलता रहे, ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस, बैरियर्स ना हो कंट्रीज में जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने मटेरियल को बेचता है। इसके एग्रीकल्चरिस्ट इन यूएसए, अभी इस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे कंट्रीज नेगेटिव फायदा उठाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूएसए, अपने फार्मर्स को ये सब्सिडी देते हैं बहुत सारी, और फिर यूएसए के फार्मर्स हैं वो एक नॉर्मल या चीप रेट पे हम कह सकते हैं अपने गुड्स को सेल कर देते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर। तो इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को भी WTO को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए या उनको कंट्रोल करना चाहिए। अभी अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी तो हम अपने गुड्स को नॉर्मल रेट पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हुई है। यूएसए में ऐसा ही किया हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने, इसीलिए वहाँ के फार्मर्स हैं वो एक नॉर्मल रेट पे दूसरे देशों में अपने गुड्स को बेच रहे हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो सिस्टम है वो, और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो पॉलिसीज हैं, रूल रेगुलेशंस हैं WTO में, वो इक्वल नहीं है। अच्छी तरह से चेक सिस्टम नहीं है, चेकिंग वाला। फाउंडेशन इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और इस WTO के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, यूरोप में। और एट प्रेजेंट इसके 164 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड को इजीली अवेलेबल करवाने के लिए WTO 1 जनवरी 1995 को फॉर्म किया गया। इसके डायरेक्टर जनरल हैं, चीफ कह सकते हो, हेड कह सकते हो, रॉबर्टो एजवेडो, और ये रॉबर्टो एजवेडो हैं ब्राजील कंट्री के। सो आई होप you got something in the second part of this video. Very soon we will meet with the third part of this chapter with a new video. Up to that time, thanks and bye bye for watching this. Thank you.